नमस्कार सभी को, स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 11 में हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अर्थात रोमन साम्राज्य हम समझ रहे हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य, अब हम रोमन साम्राज्य में जो पढ़ेंगे वो है परवर्ती पुराकाल। परवर्ती पुराकाल यानी कि वो बाद की वो परिस्थितियाँ, पहले की पूर्व की, अगर हम पूर्ववर्ती स्थितियों को समझे तो पूर्ववर्ती काल के अंदर रोमन साम्राज्य का फैलाव, उद्भव, विकास जो है अद्भुत तरीके से हुआ। लेकिन बाद के समय की परिस्थितियाँ क्या रही और अंत में वहाँ पे क्या क्या सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन आए, उन परिस्थितियों को हम समझेंगे। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का सम्राट था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और वहीं अंत में हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन की कहानी को, कि किस प्रकार रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो हम समझते हैं परवर्ती पुराकाल को। देखिए, इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। दिलचस्प अवधि, अब दिलचस्प अवधि इसलिए कहा गया है कि इस दौरान रोमन साम्राज्य में, यानी 4वीं से 7वीं शताब्दी, 4, 5, 6, 7, इन 400 वर्षों के दौरान रोमन साम्राज्य के अंतर्गत अनेक कई प्रकार के परिवर्तन है वो दृष्टिगोचर होते हैं या परिवर्तन आए। तो उन परिस्थितियों को समझेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिससे रोमन साम्राज्य में परिवर्तन आए। तो देखिए, हम समझते हैं कि यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा, हलचल तो हर क्षेत्र में हो रही है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर धार्मिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा हुआ है। अब धार्मिक परिवर्तन क्या था, इसके पीछे क्या कारण था कि रोमन साम्राज्य में धर्म का परिवर्तन हुआ? ये था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, रोम का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जिसने ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय है वो किया था। दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय, कि वहाँ रोमन साम्राज्य के अंदर तो ये परिवर्तन आ ही रहे थे और वहीं कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निश्चय किया। और वहीं 7वीं शताब्दी के अंदर विश्व के अंदर इस्लाम का उदय हो गया। अब इस्लाम का उदय, ये परिस्थितियाँ थी कहीं न कहीं रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के लिए जिम्मेदार। देखिए कि लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, कि ये सिर्फ परिवर्तन सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नहीं हुए बल्कि साम्राज्य के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि पास में एक विशाल या शक्तिशाली शक्ति का उदय हुआ था, वो था इस्लामिक साम्राज्य का उदय, जो कि रोमन साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी था और ये उसके लिए पतन का कारण भी बना। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन के समय में ही प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है। रोमन शासक जो था डायोक्लिशियन ने देखा कि रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में अपने आप को विश्व में स्थापित कर चुका था और उसका साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि कई प्रदेश तो उसके लिए काम के ही नहीं थे। उसने एक डिसीजन लिया, डायोक्लिशियन ने, कि उसके अनेक प्रदेश सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, सामरिक क्या होता है और आर्थिक क्या होता है। सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से, युद्ध और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वो स्थान उसके लायक नहीं थे या उसके आसपास ऐसी कई स्थितियाँ नहीं थी जिससे कह सकते हैं कि वहाँ पे युद्ध जैसी गतिविधियाँ उत्पन्न हो जाए। तो एक तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे। ठीक है, दूसरा था आर्थिक दृष्टि से, यानी वहाँ पे ऐसे कोई व्यापारिक रास्ते भी नहीं थे या वहाँ पर व्यापारिक उन्नति के संसाधन भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में डायोक्लिशियन ने ये निर्णय लिया कि जो विशाल रोमन साम्राज्य जो खड़ा किया है उसमें जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं थे उन हिस्सों को उसने छोड़ दिया
और छोड़ने के बाद उसने रोमन साम्राज्य को थोड़ा सा छोटा बना लिया, ठीक है। यानी जो महत्वपूर्ण हिस्से थे उसे रोमन साम्राज्य का अंग बना लिया और बाकी हिस्सों को उसने फ्री छोड़ दिया या स्वतंत्र छोड़ दिया। उसने रोमन साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए। किले यानी उसने अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पे अनेक प्रकार के दुर्ग बनवाए। उसके पीछे कारण ये था, दुर्ग बनवाने के पीछे, ताकि सीमाओं के ऊपर जो किले बने हुए हैं वो शत्रुओं से उसकी रक्षा कर सके। और वहाँ पे उसने विभिन्न प्रांतों का पुनर्गठन भी किया। साथ में उसने क्या किया, प्रांतों का पुनर्गठन किया। यानी रोमन साम्राज्य जो उसने एक साम्राज्य बनाया था, उस साम्राज्य में उसने विभिन्न प्रांतों का पुनर्गठन किया, नए नए प्रांत बनाए और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। अब उसने जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जहाँ सैनिकों की आवश्यकता थी उसको उसने वहाँ डाला और कई असैनिक कार्य जो सिर्फ गतिविधियों या साम्राज्य की अनेक गतिविधियों से के लिए जरूरी थे, उन कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। अर्थात यहाँ पे हम डायक्लेशियन का एक बड़ा रूप देख सकते हैं कि उसने सैनिक कार्यों को अलग किया है। अर्थात सेना पर उसने विशेष ध्यान दिया होगा, सेना के प्रशिक्षण पर उसने विशेष ध्यान दिया होगा, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके क्रियाकलापों पर उसने विशेष ध्यान दिया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं डायक्लेशियन ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्ता प्रदान कर दी। देखिए ये चीज़ भी यहाँ पर आ ही रही है कि उसने सेनापतियों को, जो कि उस समय उनको ड्यूक्स कहा जाता था, ठीक है, उसने स्वायत्ता प्रदान की। यहाँ पर देखिए कि किले जो बनवाए हैं, प्रांतों का पुनर्गठन किया है, वहीं उसने जो नेतृत्व वाले योद्धा पराक्रमी जो शौर्यवान उसके सेनापति थे, उसने उनको कई प्रांतों का उत्तराधिकारी भी बना दिया और वहाँ पर उन्होंने स्वायत्ता प्रदान कर दी। स्वायत्ता यानी स्वयं निर्णय की शक्ति उनके हाथ में दे दी और वो उनके उत्तराधिकारियों के रूप में, जो डायक्लेशियन के उत्तराधिकारी के रूप में या प्रशासक के रूप में वहाँ पर कार्य करेंगे, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में आगे आए। या कह सकते हैं इससे ये सैन्य अधिकारी जो जिनको ड्यूक्स या सेनापति बनाया गया था, उन्होंने एक शक्तिशाली समूह के रूप में वो भी उभर कर सामने आए और वहीं जो साम्राज्य उनको सौंपा गया था, उस साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व भी उनके ऊपर बढ़ गया था और वहीं उनको जो प्रांत दिए गए थे उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी उन्होंने लिया। तो इस प्रकार से डायक्लेशियन का निर्णय ये था कि उसने अपने जो योग्य सेनापति थे उनको स्वायत्ता प्रदान की और उनको राज्य या एक तरह से प्रशासन या प्रशासनिक गतिविधियों में उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिससे वे सम्राट के प्रति वफादार रहे और शक्तिशाली समूह के रूप में उभर कर सामने आए। अब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टेंटाइन का चित्र है। कॉन्स्टेंटाइन ने, जो डायक्लेशियन के बाद का शासक है, कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। डायक्लेशियन के बाद जब कॉन्स्टेंटाइन आया तो कॉन्स्टेंटाइन ने भी कुछ परिवर्तन किए हैं। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। देखिए कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जो परिवर्तन किए उसने मुद्रा का चेंजेज किया है, मुद्रा में परिवर्तन किया है, मौद्रिक क्षेत्र यानी मुद्रा में परिवर्तन किया। उसने सॉलिडस, यहाँ पे याद रखना है सॉलिडस, ठीक है, सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो कि रोमन साम्राज्य का सॉलिडस। तो सॉलिडस नाम का एक शुद्ध सोने का सिक्का उसने चलाया जो कि जिसका वजन कितना होता था, 4.5 ग्राम या 4.5 ग्राम, ठीक है, या 4.5 ग्राम उसका वजन होता था। और इस सिक्के की यही खास विशेषता थी कि ये सॉलिडस जो सोने का सिक्का था वो शुद्ध सोने से बना हुआ होता था। तो ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया सिक्का, जिसमें सिंगल 1 नंबर का प्रश्न आता है कि सॉलिडस क्या है। तो सॉलिडस आपको याद रखना है, सॉलिडस एक शुद्ध सोने का बनाया हुआ सिक्का था जिसका वजन होता था 4.5 ग्राम और जिसको चलाने वाला शासक जो था रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन था। ये सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा, यानी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया लेकिन उसके बावजूद भी सॉलिडस जो सिक्का है वो चलता रहा। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में ये चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था, नवाचार यानी कुछ नयापन उसने लागू किया था, वो था उसने अपनी राजधानी परिवर्तन की, ठीक है। उसने दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, का निर्माण है जो करवाया, जो कि वर्तमान में आजकल जो तुर्की है, जो देश है तुर्की, उसकी राजधानी है इस्तांबुल, ठीक है, उसका शहर है इस्तांबुल जहाँ पे बसा हुआ है, जिसे पहले बाइजेंटाइन के नाम से उसको जानते थे और वहीं बाइजेंटाइन
का जो प्रदेश है उसी प्रदेश को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से उसका निर्माण किया और एक नई राजधानी का निर्माण है जो कि वर्तमान इस्तांबुल है, वहाँ पर उसने नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर कुस्तुनतुनिया का निर्माण है उसने किया है। यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। अब कॉन्स्टेंटाइन ने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। समुद्र से घिरी हुई होना यानी जो चारों तरफ समुद्र था, 3 तरफ, और इसके पीछे कारण क्या था? यहाँ पे सुरक्षात्मक दृष्टि से या दुश्मनों से यहाँ पे रक्षा हो सकती थी। जैसे भारत का अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखें तो भारत में भी क्या है, ये जो नीचे का जो प्रदेश है यहाँ पर हमारा, जहाँ पे हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और इस प्रकार से ये 3 और तो हम शत्रु से हमेशा बचे हुए रह सकते हैं जब तक कि समुद्री बेड़ा न आ जाए। तो यहाँ पर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने भी ये बुद्धिमानी का एक तरह से कदम उठाया था और उसने अपनी राजधानी जो कॉन्स्टेंटिनोपल या कॉन्स्टेंटाइन बनाई थी वो 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। तो ऐसा उसने सुरक्षात्मक दृष्टि से किया होगा। अब जब उसने नई राजधानी बनाई तो वहाँ पे उसे नए पदाधिकारियों की ज़रूरत थी। चूँकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की ज़रूरत थी। नई सेनेट कौन होता था? अभिजात वर्ग होता था, जो धनी और संपन्न वर्ग होता था, जो शासक को समय समय पर जो है सलाह मशविरा देने का कार्य भी करता था और वहीं जो है शासक के ऊपर नियंत्रण या निगरानी का कार्य भी करता था। लेकिन अब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को नई सेनेट की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उसे पता था कि उसे ये अधिकारी उसके लिए जो है सहयोग देने का कार्य करेंगे। तो उसने नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार भी हुआ। नए नए शासक बने, नए नए अधिकारी है, इसका जो है विस्तार है वो तेजी से हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। अब देखो, मुद्रा बार बार परिवर्तन नहीं हो रही है। मौद्रिक स्थायित्व यानी लंबे समय तक सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो सॉलिडस नाम का सिक्का चलाया था वो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी चलता रहा। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा है वो स्थायी होगी और इसके कारण जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में भी तेजी हुई और साथ में जो है कुस्तुनतुनिया के अंदर आबादी भी बढ़ रही थी, वही रोमन साम्राज्य की स्थितियाँ भी बदल रही थी। ये सारी वजह भी रही जिसके कारण यहाँ पर रोमन साम्राज्य का विकास या कॉन्स्टेंटिनोपल या राजधानी का विकास भी तीव्र गति से हुआ। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास के पर्याप्त मात्रा में के लिए विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी भी लगाई गई। यानी ग्रामीण उद्योग धंधों पर भी ध्यान दिया गया और वहीं ग्रामीण विकास के ऊपर भी ध्यान दिया गया। यहाँ पे भरपूर मात्रा में कॉन्स्टेंटाइन ने पूंजी लगाई या एक तरह से पूंजी निवेश किया है। इसके साथ ही इनमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसे नई प्रौद्योगिकियां भी विकसित उसने की थी। यानी कई विकास कार्य या औद्योगिक कार्यों को यहाँ पर उसने एक तरह से बढ़ावा दिया है। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार के लिए भी किया गया। यानी नए नए व्यापारिक मार्गों को खोला और पूर्वी देश अर्थात एशियाई देशों के साथ उसने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया तथा रोमन साम्राज्य का व्यापार है वो कॉन्स्टेंटाइन के समय में उत्थान हुआ उसका या उन्नत हुआ। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार में किया गया जिससे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान यानी व्यापार फला फूला और आगे बढ़ा, जिसमें भारत देश भी हम ले सकते हैं क्योंकि रोमन साम्राज्य हमारी ईरान, इराक, फारस, भारत, अन्य देशों के साथ रोम का व्यापार था, चीन के साथ। तो ये सारी परिस्थितियाँ थी जिसने रोमन साम्राज्य को और अधिक मजबूती प्रदान की। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा और समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए। स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला, ठीक है, तथा भोग विलास के साधनों में भी भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पेपायरस पौधे के पत्तों पर लिखे गए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था। हमें ये ध्यान देना होगा कि कॉन्स्टेंटाइन का साम्राज्य भी विशाल साम्राज्य था जो उसे उसके विरासत में मिला था, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल गई थी कि रोमन साम्राज्य का ये हिस्सा या कह सकते हैं ये साम्राज्य काफ़ी खुशहाल साम्राज्य माना जा सकता है। या ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जिसमें रोमन साम्राज्य के खुशहाल साम्राज्य होने का पता चलता है।
जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। यहाँ तक कि मुद्रा सोने के रूप में चलती थी और वहीं ग्रामीण संपदाएं यानी गाँवों में भी जो भी उद्योग धंधे, व्यापार, फसल, जो है कृषि इत्यादि चलता था, उसमें भी कई ग्रामीणों को भी अनेक प्रकार के लाभ है वो प्राप्त होते थे। उदाहरण के लिए 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन जो है शासक बना है। जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस यानी सोने के सिक्के, लगभग 35,000 पाउंड सोना जो है से अधिक धनराशि को करों के रूप में देता था। टैक्स के रूप में ये इतना पैसा है रोमन साम्राज्य को मिलता था, सोने के रूप में मिलता था। निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6ठी शताब्दियों में, जो कि आज वर्तमान 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। यानी आज 21वीं शताब्दी चल रही है तो ऐसे कई रोमन साम्राज्य के हिस्से थे जहाँ पर बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, बड़े बड़े इलाके बसे हुए थे, जहाँ पर औद्योगिक व्यापार संपन्न था, समृद्ध लोग थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो है घनी आबादी जो है देखने को मिलती है, जो कि आज 20वीं शताब्दी की तुलना में जो हम देख सकते हैं वैसी की वैसी आबादी रोमन साम्राज्य में उस दौरान भी मिलती थी। अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी रोमन साम्राज्य के अंदर हुए हैं। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। बहुदेववादी अर्थात अनेक देवी देवताओं को मानना। ठीक है, ये लोग अपने पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। अब यहाँ पर रोमन साम्राज्य या यूनान की अगर पद्धतियों को देखें तो यहाँ पे धर्म के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। यहाँ पे सभी देवी देवताओं को मानते थे और विभिन्न पंथ भी थे जो अलग अलग पंथों में लोग विश्वास रखते थे और उसी के अनुसार वो जिनको मानते थे उसके अनुसार वो अपनी उपासना यानी प्रार्थना या पूजा पद्धतियों को अपनाते थे। इनके देवताओं में नाम लेते हैं तो हम नाम आता है जुपिटर, जूनो, मिनर्वा। ठीक है, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन और इतालवी देवता यूनानी तथा पूर्वी देवताओं की पूजा भी किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी नाम से नहीं पुकारते थे, यानी इनका कोई पंथ या इनकी कोई पहचान नहीं थी, अनेक देवी देवताओं को मानते थे। रोमन साम्राज्य के एक बहुत बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो यहूदी धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, ईसाई धर्म का ही स्वरूप है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, दोनों ही ईसा मसीह को ही मानते हैं। तो यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म या विविधताहीन नहीं था। अभी हम समझेंगे एकाश्म क्या है। देखिए, विविधताहीन नहीं था, यानी अधिकतर आबादी जो भी यहूदी धर्म का पालन करती थी उन सब की गतिविधियाँ, उन सब की पूजा पद्धतियाँ, उन सब के विश्वास, उन सब के देवी देवता वो एक ही जैसे थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। उन लोगों का एक ही तरीके का पूजा पद्धतियाँ हुआ करती थी, उसमें चेंजेज नहीं मिलते हैं। तो विविधताहीन नहीं था, लगभग एक जैसा ही था, यानी उसमें एक रूपता है वो देखने को मिलती है। अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी, लेकिन बाद के अंदर अगर यहूदी धर्म को देखें तो वहाँ मानने वाले लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधताएं आ चुकी थी, लेकिन प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य के अंदर ऐसा नहीं था। अतः 4वीं तथा 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई, एक सेकंड हम इसको समझते हैं। देखिए, एकाश्म क्या है, ये है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जिसे आप देख सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं रोमन साम्राज्य में। तो अगर आपके पास किताब है तो किताब के अंदर पिक्चर दी हुई है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की। अब हमने अभी यहूदी धर्म को पढ़ा है, तो यहूदी धर्म में एक शब्द आया है एकाश्म, जो कि आपका 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न है वो आ सकता है। देखिए, एकाश्म क्या है। एकाश्म से तात्पर्य है एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकाश्म है तो इसका अर्थ होता है कि उसमें विविधता की कमी है और उसमें आंतरिक एकरूपता है। एकाश्म यानी
एकता या एक रूपता का होना, तो या रोमन साम्राज्य में जो यहूदी धर्म था उसमें एकाश्म की भावना थी या एक रूपता की भावना थी, सभी लोग एक जैसे ही उसको स्वीकार करते थे। ठीक है, फिर एक शब्द और आया है ईसाईकरण, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ईसाईकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब ईसाईकरण क्या है, देखिए ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच फैलाया गया। यानी रोम की संस्कृति को हम देखें तो वो क्या है, बहुदेववादी। ठीक है, अब बहुदेववादी अर्थात विभिन्न देवी देवताओं को मानना, विभिन्न देवी देवताओं को मानना, यानी यहाँ पर अंकुश नहीं था, लेकिन बाद में जब ईसाईकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस धर्म को लोगों के बीच में फैलाया गया और वहाँ का राजधर्म या प्रमुख धर्म है रोमन साम्राज्य कैसे बनाया गया। इसके लिए आगे की क्या परिस्थितियाँ रही वहाँ हम समझते हैं। तो ये है ईसाईकरण, ये भी 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपका बनता है, या तो 2 नंबर या 1 नंबर। ठीक है, तो ईसाईकरण और एकाश्म आपको समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ईसाईकरण, और ईसाईकरण की स्थितियों में ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मत मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। अब ईसाई धर्म जो है को जब फैलाया गया तो वहाँ पर हमने पहले ही पढ़ लिया है कि रोमन साम्राज्य में बहुदेववादी संस्कृति थी, वहाँ अनेक देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन उस समय ऐसे कोई गतिरोध नहीं थे, ऐसी कोई बाधाएं नहीं थी, लोग स्वतंत्रता से अपना धर्म है अपने पंथों को मानते थे। लेकिन बाद की परिस्थितियों में या परवर्ती पुराकाल के दौरान वहाँ पर जब ईसाई धर्म के जो पादरी बिशप्स जो आए हैं उन्होंने जबरन है, कई बार ऐसा जबरन भी करवाया है धर्म परिवर्तन, और वहीं शासक ने अगर राजधर्म बनाया तो वो जनता को स्वीकार करना भी जरूरी होता था। वहीं कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाईकरण किया था या उसने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था, जिसके कारण भी जनता को अपने शासक का धर्म है वो अपनाना पड़ा। देखिए तो धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे ईसाई धर्म प्रचारक, यानी धर्म प्रचारक वो होते हैं जो धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने वाले। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। वो नहीं चाहते कि या उनकी मान्यता के अनुसार बहुदेववाद उचित नहीं है, उनके अनुसार एक ही देवता को मानना है, वो है प्रभु यीशु या ईसा मसीह को। ठीक है, 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदाय के बीच की सीमाएं इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर होगी। यानी उस समय, पहले के समय में देखा जाए तो 4वीं शताब्दी तक विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन फिर भी उनमें परस्पर सहिष्णुता की भावना थी, एक दूसरे के प्रति मन में मैल नहीं था, एक दूसरे के प्रति गहरी खाई नहीं थी, यानी सभी अपने स्वतंत्रता के साथ धर्म अपना सकते थे, अपने पंथों का पालन कर सकते थे। लेकिन बाद में ये स्थितियाँ विपरीत हो गई। ऐसा शक्तिशाली बिशपों की कोशिशों के कारण हुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, बिशपों की कोशिशों के कारण। बिशप क्या होते हैं? बिशप ईसाई धर्म के जो है गुरु ही होते हैं, ईसाई धर्म के गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, जिसमें जैसे ब्रदर, फादर, बिशप और फिर जो है पोप वगैरह, तो उसमें अलग अलग उपाधियाँ होती है, और जिसमें जो ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा ताकतवर, उसी के आधार पे उनको ये जो है ये उपाधियाँ हैं वो उनको मिलती है। तो यहाँ पे शक्तिशाली बिशप जो होते थे, जो कि पूरे के पूरे कैथीड्रल्स या चर्चों के मालिक हुआ करते थे, और उनके पास बड़ी मात्रा में संपत्तियाँ होती थी, और जनता के बीच में ये लोकप्रिय भी होते थे। ठीक है, तो ईसाई धर्म के जो बिशप थे उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अनुयायियों को, अपने अनुयायी जो होते थे उनके अनुसरण करता, उन्होंने कड़ाई से धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ भी पढ़ाया। तो उन्होंने जनता से भी ईसाई धर्म कबूल करने के बारे में कहा। ठीक है, जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, तथा जहां आबादी 6वीं सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहाँ प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था। एक बीमारी आ रही है जिसका नाम है प्लेग। प्लेग ये चूहों से फैलने वाली बीमारी थी। अब ये क्यों होती थी, ये कैसे होती थी, इसके पीछे ये कि जहाज़ों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी, और जहाज़ों के अंदर बहुत सारी रसद सामग्री भी होती थी, जिसके कारण जहाज़ों में चूहे भी आ जाते थे। अब जहाज़ लकड़ी से ही बने होते हैं, तो उसमें होल करते थे, या चूहे जो है अनाज वगैरह जो उसमें होता था उसके कारण चूहे हो जाते थे। और जब चूहे जहाज बंदरगाहों पर आकर रुकते थे
तो महीनों तक वो वहाँ पे रुकते थे और ऐसी स्थिति में वहाँ के जो चूहे हैं वो फैल जाते थे और फिर ये खाने पीने की सामग्री के बाद ये बीमारी का रूप है वो ले लेती थी। जो चूहों का झूठी सामग्री से ये महामारी बीमारी ये फैलती थी। अब वहाँ पे भी रोमन साम्राज्य में भी प्लेग नामक बीमारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया, यानी यहाँ पर ये महामारी फैल गई। इसके विपरीत पश्चिमी साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया। अब यहाँ पे भी स्थितियाँ ये हो रही है कि देखो रोमन साम्राज्य प्रभावित हो रहा है, एक तो प्लेग नामक महामारी का फैलना और वहीं दूसरी तरफ की स्थितियाँ भी अनुकूल नहीं हैं, विखंडित हो जाना, अलग अलग भागों में बढ़ जाना, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह थे गोथ, वेंडल और लोम्बार्ड, ठीक है, आदि ने बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया। यानी रोमन साम्राज्य के ऊपर विदेशी आक्रांताओं का, जर्मन मूल के आक्रांताओं का एक तरह से आक्रमण है वो बढ़ रहा था, जिसमें नाम है गोथ, वेंडल और लोम्बार्ड, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि जर्मन मूल के समूह कौन कौन से थे, या जर्मन मूल के जो है जनजातियां या लड़ाकू जनजातियां कौन सी थी, तो गोथ, वेंडल और लोम्बार्ड, ठीक है। तो इन्होंने रोमन साम्राज्य के विशाल प्रांतों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो यहाँ रोमन साम्राज्य का पतन है वो प्रारंभ हो गया है और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जाता है। रोमोत्तर अर्थात रोमन साम्राज्य के पतन के बाद की स्थितियाँ, या जो है चल रहा है कि रोमन साम्राज्य की पतनकालीन स्थितियाँ चल रही है, तो उनको रोमोत्तर राज्य कहा गया, पोस्ट रोमन, ठीक है। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन के विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच में नष्ट कर दिया। यहाँ वहीं अरबों का, अरबी शक्ति का उद्भव भी हो चुका था, यानी इस्लाम का उद्भव हो चुका था। गौल में फ्रैंकों का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोम्बार्डों का राज्य 568 से 774। ये राज्य एक विभिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के संकेत थे, पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन या मिडाइवल कहा जाता है। ये मध्यकालीन विश्व की शुरुआत थी, जहाँ पे नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, नई नई शक्तियों का उदय हो रहा था। वहीं रोमन साम्राज्य के पतन का दौर है वो शुरू हो गया था। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षाओं के लिए के उच्च स्तर का द्योतक था। रोमन शासक था जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया, ठीक है। उसने विदेशी आक्रांता जो वेंडल थे, जर्मन मूल की जाति वेंडल्स, उनके कब्जे से उसने अपने साम्राज्य को छुड़ा लिया और इटली के ऑस्ट्रोगोथों से लेकर उसे भी उसने छीन लिया और वापस उसके ऊपर भी रोमन साम्राज्य का अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया। यानी जस्टिनियन ने अपना समय युद्धों में गुजारना शुरू कर दिया और वहीं रोमन साम्राज्य का विखंडन तो शुरू हो ही चुका था, कहीं प्लेग की बीमारी के कारण, तो कहीं दूसरी शक्तियों के उद्भव के कारण, जिसने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों को हथिया लिया था या उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर इन युद्ध की परिस्थितियों ने रोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था, तथा वही दूसरी शक्तियों ने भी उसे लगातार युद्ध में जो है लगाए रखा। लोम्बार्ड के आक्रमण का रास्ता भी तैयार हो गया। वहीं रोमन साम्राज्य कमजोर होता चला गया और वहीं दूसरी शक्तियां हैं वो रोमन साम्राज्य के हिस्सों के ऊपर आक्रमण करने लगी। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई भी छिड़ गई। अब ईरान के अंदर भी जो है अरबों का या नई शक्तियों का उदय था और ससानी राजवंश का उदय है वो था, जो 3री शताब्दी से ईरान के ऊपर शासन कर रहे थे। ये भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था और इस प्रकार से रोम और ईरान के मध्य भी लड़ाई शुरू हो गई। ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियम अब रोमन साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है, जो कि तुर्की साम्राज्य कह सकते हैं हम, ने जो तुर्की साम्राज्य का हिस्सा या तुर्क की राजधानी जो है इस्तांबुल है, उसे बाइजेंटाइन के नाम से जाना जाता है और वर्तमान का ये तुर्की प्रदेश है, जिसे आज भी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता है। ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना अधिकार या कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत बड़ा जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वह
सहन नहीं कर सका। यानी यहाँ परिस्थितियाँ हैं रोमन साम्राज्य के पतन की। रोमन साम्राज्य जो है अंतिम दौर से गुजर रहा है, वहीं आपस में विखंडन, प्लेग या विदेशी शासनों से उसकी लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पे अंतिम धक्का जो लगा था, जिससे रोमन साम्राज्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, बिखर गया, या रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। वो क्या परिस्थितियाँ थी देखिए। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन, यहाँ पे ये शक्ति है इस्लाम, ठीक है, इस्लाम की शक्ति हो रही है, या अरब प्रदेश में इस्लामिक शक्ति का उदय हो गया है, जिसके कारण ये अब रोमन साम्राज्य की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति इस्लाम का उदय है, वो कहा जा सकता है। 642 तक जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और शशानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भीषण भाग के बाद अरबों के कब्जे में आ गए, ठीक है। यानी अरबी साम्राज्य या शशानी और या अरबी शासक है वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, और रोमन साम्राज्य भी इसका भाग बन गया। किंतु हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई। इस्लामी साम्राज्य तेजी के साथ अपने पांव है पसार रहा था विश्व की साम्राज्य के अंदर, और उसने इसको यूरोप तक फैलाया है। सिंध और मध्य एशिया के इलाकों के ऊपर भी इसने अपना अधिकार है वो किया है। अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई, ठीक है, और इस प्रकार उसने कई जनजातियों को भी पराजित किया। अरब से शुरू होकर ये जीते सीरियाई रेगिस्तान, इराक की सरहदों तक पहुंची। यानी इस्लाम साम्राज्य है वो लगातार फैले जा रहा था, और इराक और सीरियाई रेगिस्तान के कई प्रदेशों के ऊपर भी अरबी साम्राज्य का जो है प्रचार प्रसार हो गया, या अरबी साम्राज्य के हिस्से में ये सारे इलाके आ गए, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं दूर दूर तक गई। जैसा कि हम अगले विषय में पढ़ेंगे, अरब प्रायद्वीप, वहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। अब अरब प्रायद्वीप से इस्लाम धर्म का उदय हुआ है, अरब प्रायद्वीप से ही इस्लाम है वो फैलना शुरू हुआ, और ऐसा वहाँ पर अनेक प्रकार की इस्लामिक जातियाँ जो वहाँ रहती थी, जनजातियाँ रहती थी, और उनके अंदर इस्लामिक भावना प्रबल थी। वो मजहबी प्रचार के साथ साथ धन की लालसा, साम्राज्य विस्तार इत्यादि कई कारणों से वो एकजुट होकर लड़ती थी, और इससे इस्लामी साम्राज्य विश्व के अनेक भागों के अंदर फैला। तो इस प्रकार से इस्लाम का उदय भी रोमन साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। तो जो रोमन साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य जो फैला फूला और समृद्धि जिसने हासिल की, विभिन्न शासक जिसने रोमन साम्राज्य के उत्थान में, उद्भव में, विकास में अपना योगदान दिया, वो अंत में ये भी है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त हो जाना भी स्वाभाविक है। तो ऐसे में शताब्दियों तक चलने वाला रोम साम्राज्य भी एक दिन उसका भी पतन हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक, और हमारा तीसरा पार्ट है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।